नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम यूनिट 5 हिंदी कविता में जो कविता करने वाले हैं उसका नाम है भूल गलती, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविता है भूल गलती, इसकी आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम कोई भी रचना करने से पहले उसके रचनाकार तथा उस कविता के विषय वस्तु और पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भूल गलती इस कविता के जो रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध उनके बारे में जानते हैं। और आप इस वीडियो में जो चित्र देख रहे हैं वो है महान कविताकार, महान रचनाकार, महान कहानीकार, और इनकी आज जो कविता कर रहे हैं हम उनका नाम है भूल गलती। देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध की जो ये कविता है भूल गलती, ये आखिरी दौर की कविताओं में से है जो कल्पना पत्रिका में अप्रैल 1964 के अंक में प्रकाशित हुई। और चांद का मुंह टेढ़ा, ये जो इनका कविता संग्रह है उसकी सबसे पहली कविता ही है भूल गलती। तथा इस कविता का जो वर्ण विषय है वो है भ्रष्टाचार पर व्यंग्य। और यहाँ पर कवि ने आशावादी और निराशावादी दोनों तरफ के जो तर्क हैं वो प्रस्तुत किए हैं। इस कविता की अनेक विद्वानों ने व्याख्या की है और सभी ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। और इनमें से एक महत्वपूर्ण तर्क है अशोक वाजपेयी जी का, जिन्होंने इस कविता का जो संबंध है वो इस कविता के प्रकाशित होने से 1-2 साल पहले जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जो आक्रमण हुए थे, उससे जोड़ने का प्रयत्न किया है। तो सभी के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि इस कविता की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है और कहाँ से ये शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उसकी जिस कविता का हम वर्णन कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि का हमें पता होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि वो कविता लिखने के पीछे जो कहानीकार है या जो कविताकार है उनका उद्देश्य क्या था, वो किस को सचेत करना चाहते थे, या वो इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मुक्तिबोध कम्युनिस्ट आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े रहते थे, ठीक है। और 1946 में पार्टी के नेतृत्व में हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनके विरुद्ध किसानों ने आंदोलन कर दिया था। और ये आंदोलन 200 गांवों ने किया था और उन्होंने इसमें सफलता भी प्राप्त की, यानी वो सभी 200 गांव थे वो मुक्त हो गए थे और उन्होंने अपनी सरकार भी स्थापित कर ली थी। लेकिन 1947 में जब भारत में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने इसे क्या किया, कुचलने का प्रयास किया, ठीक है। क्योंकि और अंत में जो 1952 ईस्वी में ये संघर्ष था ये समाप्त हुआ और इनका जो आंदोलन था किसानों का उसे कांग्रेस सरकार ने कुचल दिया, जिसके कारण जो शासन था और जो बुद्धिजीवी लोग थे उनमें अपने स्थान को, यानी किसी भी पद को या अपने स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए उनके इस व्यवहार से इस आंदोलन का अंत हो गया। और इसी को उजागर करते हुए जो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं वो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं इस कविता में। तो चलिए सबसे पहले हम गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम
पूरी कविता का विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध। देखिए मुक्तिबोध लिखा आ जाता है कभी कभी, तो इनका पूरा नाम हमें पता होना चाहिए कि इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म था वो 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान था श्योपुर ग्वालियर में। मृत्यु 11 सितंबर 1964 में और मृत्यु स्थान था दिल्ली। ठीक है, और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उन्हें तो हमें याद करना ही है, इसके अलावा और जितनी भी रचनाएं हैं उनके बारे में भी हमें पता होना आवश्यक है। तो चलिए इनकी मुख्य रचनाओं को जानते हैं। इनके जो कविता संग्रह हैं, देखिए इनकी एक कविता जो ये हमारी लगी हुई है वो कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा इस कविता संग्रह की पहली कविता है। ठीक है, तो कविता संग्रह इनके दो हैं, चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धुल। और इनके कहानी संग्रह भी हैं, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। यानी 3 इनके कहानी संग्रह हैं और 2 इनके कविता संग्रह। तो इनको आप कंठस्थ कर लेंगे। आलोचना, कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी। देखिए ये भी हमारे आलोचना जो यूनिट 10 है उसमें ये रचना है वो लगी हुई है हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है। बाकी जितनी और भी आलोचना है उन्हें भी आप कंठस्थ कर लें, क्योंकि ये हमारे यूनिट 10 में भी काम आने वाली है। और इनकी एक रचनावली है जिसका नाम है मुक्तिबोध रचनावली, जो 6 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? 6 खंडों में। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध की जो अन्य रचनाएं हैं वो भी यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें पहली है अंधेरे में, ये एक कविता है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये भी एक कविता भी है और एक कविता संग्रह भी है। एक स्वप्न कथा, एक अंतः कथा, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, ब्रह्म राक्षस, ये भी कविता है वो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है यूनिट 5 में। भूल गलती गजानन माधव मुक्तिबोध की, ये भी हमारे लगी हुई है। मैं उनका ही होता, इसके बारे में भी याद रखेंगे। मैं तुम लोगों से दूर हूँ, मुझे पुकारती हुई पुकार। और आगे देखते हैं, मुझे मालूम नहीं, मुझे याद आते हैं मेरे लोग, शून्य, और एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्म कथन, दिमागी गुहा अंधकार का ओरांग उंगटांग, और मुझे कदम कदम पर, जब दोपहरी जिंदगी पर। इस प्रकार हमने गजानन माधव मुक्तिबोध की ये सभी रचनाएं पढ़ ली हैं और इनमें जो मुख्य रचनाएं थी वो आपको कंठस्थ करनी ही है, क्योंकि वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इनके 2 कविता संग्रह भूरी भूरी खाक धुल और चांद का मुंह टेढ़ा, कहानी संग्रह काठ का सपना, विपात्र और सतह से उठता आदमी। और इनकी आलोचनाएं और इनकी रचनावली है वो तो उनके नाम से ही है, इसलिए वो तो आसानी से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये हमने देखी उनकी अन्य रचनाएं, ये सभी रचनाएं थी जो मैंने आपको करवा दी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कविता से। देखिए दोस्तों, सिर्फ कविता पढ़ लेने से ही आपके प्रश्न हल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि कविता तो बिल्कुल आसान है, कविता में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें थोड़े से कुछ फारसी शब्दों का तो प्रयोग किया गया है, लेकिन ये हिंदी की कविता है इसलिए इतनी कठिनाई यहाँ पर नहीं होती। लेकिन जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं और जो पृष्ठभूमि समझाई है उसको आपको समझना अत्यंत ही आवश्यक है,
क्योंकि आजकल पेपर में ये पूछ लेंगे कि इस घटना से संबंधित कविता कौन सी है। तो आपको उस कविता से संबंधित घटनाओं के बारे में, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और उसमें वर्णित विषय के बारे में जानना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। भूल गलती आज बैठी है जिह बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें बेजुबान बेबस सलाम में, अनगिनत खम्भों व मेहराबों थमे दरबार आम में। देखिए ये जो कविता है इसमें 5 जो बंद हैं वो हमें यानी 5 दृश्य हमें दिखाई देते हैं। उनमें से जो पहला दृश्य है वो इस प्रकार है कि जो भूल गलती जो हमने हमारे व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन में जो गलतियां यानी जो भूल की हैं वही आज हमारे सामने लोहे का जिहर बख्तर का अर्थ होता है लोहे का कवच पहने तख्त दिल पर, यानी तख्त कहाँ है, दिल के तख्त पर लोहे का कवच पहनकर वो जो हमारी भूल और गलतियाँ थी वो हमारे सामने खड़ी हैं। चमकते हैं खड़े हथियार उनके दूर तक, और उसके जो हथियार हैं वो दूर तक चमकते हुए दिखाई देते हैं। आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, और जो उसकी आंखें हैं यानी जो गलती हमने की है उसके कारण जो उसकी आंखें हैं वो नुकीली तेज पत्थर सी चमक रही है, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें बेजुबान बेबस सलाम में, और सभी जो लोगों की पंक्तियां बनी हुई हैं वो सभी लाइन में खड़े हैं। कैसे खड़े हैं, बिल्कुल बेजुबान और बेबस, ठीक है, सलाम में, और अनगिनत खम्भों व मेहराबों थमे दरबारे आम में, यानी कि जो सत्ता है वो हथियार लिए खड़ी है ना, क्योंकि लोगों पर आतंक जमाने के लिए वो सत्ता है वो हथियार तक लेकर आ गई है, और उसके सामने उस सत्ता के सामने सब बेजुबान और बेबस खड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के वह कैद कर लाया गया ईमान। ये देखिए ये जो महत्वपूर्ण बात है वो ईमान की है, यानी कि जो ईमान है, लोगों का जो ईमान है उसको कैद करके लाया गया है, और वो कैसे खड़ा है, बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा हुआ, यानी उस पर बार बार इतने घाव हुए हैं, यानी ईमान के ऊपर इतनी चोट पड़ी है कि वो घावों की लकीरें बन गई है, जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, यानी अब उससे यानी दिल से क्या निकलती है, हाय निकलती है, क्योंकि जब ज़्यादा किसी को परेशान या दबाया जाता है तो उससे हाय निकलती है, तो वो दिल की जो भाप है वो हाय के रूप में दिखाई गई है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, माना कि उसने हथकड़ी पहन रखी है ईमान ने, यानी उसको कैद करके लाया गया है, लेकिन वह उसका कद कैसा है, ऊंचा है, क्योंकि ईमानदार आदमी का कद हमेशा ऊंचा होता है। ठीक है, चाहे उसको कैद कर रखा हो। समूचे जिस्म पर, और उसके समूचे जिस्म यानी शरीर के ऊपर लत्तर यानी कपड़े हैं वो झलकते लाल लंबे दाग, यानी उसकी स्थिति का वर्णन किया गया है यहाँ पर। उसके जो जिस्म पर लत्तर यानी जो कपड़े थे, यानी इन कपड़ों के माध्यम से गरीबी और परेशानी को दिखाया गया है। ठीक है, झलकते लाल लंबे दाग,
और उन पर भी लाल लंबे दाग पड़े हुए हैं बहते खून का, यानी उसको बहुत सताया गया है। किसको? ईमान को। आगे देखते हैं। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, लेकिन ईमान है ना, वो स्वाभिमानी होता है और वो सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता है का मतलब उसके सामने डट कर खड़ा हुआ है, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, और उसको किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, वो बेखौफ है और नीली बिजलियों को फेंकता, यानी स्वाभिमान युक्त वो खड़ा है। खामोश, सब खामोश। लेकिन फिर क्या होता है कि सिर्फ ईमान तो सुल्तानी निगाहों में निगाहें डाले खड़ा है, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो सब खामोश हैं। और वो कौन कौन है? मनसबदार, यानी जो नौकरी पेशा वाले लोग थे, ठीक है, वो, और शायर, सूफ़ी, और अल गज़ाली एक दार्शनिक थे, और इब्बे सिन्ना एक ज्योतिषकार थे, और अल बरूनी थे, वो एक इतिहासकार थे, और आलिमो फाजिल होता है ना, ये इनकी मुस्लिम लोगों की डिग्रियां होती हैं, ठीक है, उनको प्राप्त किए हुए भी सिपाह सालार थे वे सब। यानी यहाँ पर सभी का वर्णन किया गया है कि सिर्फ ईमान तो डट कर अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा है, लेकिन ये जितने भी मनसबदार, शायर, सूफ़ी, दार्शनिक, ज्योतिष और इतिहासकार, और जितनी भी आलिमो फाजिल डिग्रियां लिए हुए जो सिपाह सालार थे, वो सब सरदार, वो सब क्या थे? खामोश थे। और फिर आगे क्या होता है? नामंजूर, उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर। अब ये बात कौन कह रहा है? देखिए, इन पंक्तियों में जो सामंती व्यवस्था थी ना, उसके बारे में बताया गया है कि जब ईमान को कैदी बनाकर लाया गया था, तो जो ईमान था उसको नामंजूर थी। क्या चीज़ नामंजूर थी? जिंदगी की शर्त, शर्म की सी शर्त, यानी शर्मसार होकर जिंदा रहना, ये उसको नामंजूर था। हठ इनकार का सिरतान, और वो हठ किए हुए था किस चीज़ का? इनकार का, यानी वो उनके साथ मिलना नहीं चाहता था, और वो हठ किए हुए था इनकार की। सिरतान यानी अपने सिर पर लिए, यानी इनकार को ही मानते हुए वो खड़ा था। कौन? ईमान। खुद मुख्तार, यानी अपनी किस्मत का खुद मालिक। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घोर घने साए शाह, और इस बात को किसी ने नहीं सोचा कि ऐसा ईमान का ऐसा अडिग खड़े रहना सल्तनत के ऊपर घने बादलों के समान छाने के जैसा है। सुल्तानी जिहर बख्तर बना है, और जब ऐसे ईमान वाले लोग डट कर खड़े होंगे, तो वो जो फौलादी या लोहे की जो कवच पहने सुल्तानी ताकतें थी, वो क्या हो जाएंगी? सिर्फ मिट्टी का सा ढेर बनकर, यानी मिट्टी के समान वो लगने लगेंगी, और रेत के ढेर के समान ढह जाएंगी। शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, और अब सिर्फ उनका सन्नाटा ही शेष रह जाएगा। आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, वो लोगों को सचेत करते हुए कहते हैं कि इस सामंती व्यवस्था को इतना कमज़ोर मत समझो, क्योंकि क्या कहते हैं? क्योंकि जमाना सांप का काटा भूल आलमगीर। देखिए, जिस प्रकार सांप का काटा हुआ जो जहर है वो चढ़ जाता है, चाहे सांप कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो,
यानी ये जो सामंती व्यवस्था है ये कमज़ोर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इसका जो असर है वो आज भी उतना ही है, क्योंकि जिस प्रकार कमज़ोर दिखने वाले सांप का जहर उतना ही चढ़ेगा जितना जहरीला ताकतवर सांप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध लोगों को सचेत करते हैं कि इसे हमें सामंती व्यवस्था को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मेरी आपकी कमज़ोरियों के शाह, यानी मेरी और आपकी कमज़ोरियों के कारण ही ये शाह बने हुए हैं, है ना, भगवान बने हुए हैं। क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं तभी तो किसी का अधिकार, वो हम पर अधिकार जमाता है। अगर हम डटे रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, तो कोई हम पर अधिकार नहीं जमा पाएगा। इसलिए हमारी, मेरी और आपकी कमज़ोरियों के शाह बने हुए हैं, वो मालिक बने हुए हैं। लोहे का जिरह बख्तर पहन, और लोहे के जो कवच हैं उनको पहनकर खूंखार, हाँ खूंखर वार आली जाह, और खूंखार से भी ज़्यादा खूंखार आली जाह बने हुए हैं। वे आँखें, वो आँखें सच्चाई की निकाले डालता, और वो इतने खूंखार बन चुके हैं मेरी और आपकी चुप्पी के कारण। यानी जब मैं और मेरे जैसे आप लोग हैं, ये सब जब चुप रहेंगे तो उसका हौसला इतना बढ़ गया है कि सच्चाई की वो आंखें निकाल डालता है, यानी सच्चाई को चुप कर देता है। सब बस्तियां दिल की उजाड़ डालता, और दिल की सब बस्तियां हैं वो उजाड़ डालता है। दिल की बस्तियां उजाड़ने का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो हमारी कोमल भावनाएं हैं उनको भी वो नष्ट कर देता है, यानी उनकी कोई कद्र उसके सामने नहीं है। करता हमें वह घेर बेबुनियाद, और वो जो व्यवस्था है वो हमें बेबुनियाद, यानी बिना किसी बुनियाद के ही घेरे रहती है। क्यों? क्योंकि मैं और आप वो उसके लिए कोई कदम नहीं उठाते और चुप्पी साधे खड़े रहते हैं। हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में। क्यों क्यों नहीं कदम उठा पाते? क्योंकि हम सब कैद हैं। उस व्यवस्था ने हमें इतना प्रलोभन दे रखा है, नौकरियों का प्रलोभन, या सत्ता में किसी पद का प्रलोभन। इस कारण से जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जितने भी जानकार हैं और जो समझदार हैं और हर उसकी चाल को समझ रहे हैं, वो सब चुप है, क्योंकि उस व्यवस्था ने हमें अपने चमकते तामझाम में उलझा रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। और फिर क्या होता है, देखिए जब अत्याचार बढ़ जाते हैं ना, यानी कि सहन करने की भी एक शक्ति होती है, एक सीमा होती है, और जब सहन करने की जो सीमा है वो टूटती है तो क्या होता है, इतने में हमी में से, और इतना सब हो जाने के बाद हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। यानी अजीब सी कराह लेकर, दुख लेकर, यानी दुख बढ़ता गया और वो गुब्बार के रूप में फूट पड़ा, है ना। कराह सी लेकर निकल भागा, यानी उस सभा में जो दरबार लगा हुआ था उस सभा में से निकलकर भागा। भरे दरबार आम में मैं भी था, यानी जो कवि है वो कह रहे हैं कि उस दरबार में, आम दरबार यानी जनता का जो दरबार लगा हुआ था उसमें मैं भी था, संभल जागा। और ऐसे विचित्र घटना को देखकर मैं संभल कर जागा। कतारों में खड़े खुद गर्ज बा हथियार, लेकिन वहाँ पर कौन कौन खड़े थे? कतारों में खुदगर्ज लोग खड़े थे, बा हथियार यानी हथियार से युक्त। कैसे लोग? खुदगर्ज लोग। बख्तबंद समझौते, और बख्तबंद समझौते यानी समझौतों में कि मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा और आप चुप रहोगे, यानी इस टाइप का जो समझौता था, उन समझौतों में फंसे हुए कुछ
खुदगर्ज लोग उस सभा में खड़े थे, वो भी क्या हो गए, सहम कर रह गए। यानी जब कोई ऐसे निकल कर भागता है तो वो भी खड़े खड़े देखते रहे और सहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा, यानी वो कैसे स्वार्थी लोग थे और कैसे खुदगर्ज लोग थे। दिल में अलग जबड़ा, दिल में अलग जबड़ा का अर्थ होता है कि दिल में बात कुछ और है और जुबान पर कुछ और है। अलग दाढ़ी लिए, और अलग दाढ़ी लिए मतलब दिखावा करते हुए। दुमुहेपन का, यानी दो मुँहे, यानी दो तरफा, एक तरफ न रहने वाला, दो मुँहा, यानी दोनों तरफ से, इधर से भी लाभ प्राप्त करना चाहता है और उधर से भी। ऐसे दो मुँहे कैसे 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, ऐसे अनेकों तजुर्बों से भरे हुए लोग वहाँ सभा में खड़े थे। दड़ियल सिपह सलाहकार सजीदा सहम कर रह गए, और दाढ़ी वाले जो सिपह सालार थे वो भी सहम गए। ऐसी विचित्र घटना को देखकर कौन वहाँ से कोई कर्राह कर निकला, तो इस घटना को देखकर वो सभी सहम कर रह गए। आगे देखते हैं, और फिर आगे देखते हैं कि अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि। लेकिन उधर उस ओर, लेकिन वो फिर जो सभा से निकलकर भागा था वो उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, यानी कोई गहरे वन की तरफ जा पहुंचा। अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं खो गया, और वो वहाँ से निकलकर, यानी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए वो वहाँ से निकलकर कहीं घने पेड़ों में खो गया महसूस होता है। यानी इन पंक्तियों से जो कवि है माधव मुक्तिबोध, वो ये बताना चाहते हैं कि अभी भी जो आशा की किरण है वो बनी हुई है, क्योंकि महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दरों के इलाकों में, यानी जिनका कोई नाम नहीं है और जिनके बारे में मालूम नहीं है, ऐसे दर्रों के इलाकों में, यानी सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर, यानी कि जो मालूम नहीं है और जिनका कोई नाम नहीं है, ऐसे इलाकों में वो चला गया मुहैया कर रहा लश्कर, यानी वो अपनी एक सेना तैयार कर रहा है, एक लश्कर तैयार कर रहा है और हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। यानी इन पंक्तियों से कवि हमें एक आशा की किरण दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो बदला है उसको लेने के लिए वो आएगा। संकल्प धर्म चेतना का रक्त पल्लवित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। यानी जिसकी जो चेतना है वो सच्चाई और धर्म के रास्ते पर होती है, वो क्या करता है, रक्त पल्लवित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त, यानी हमारे हृदय का गुप्त, यानी जो हमारे हृदय में दबी हुई जो इच्छाएं हैं उनको स्वर्ण अक्षरों में लिखने के लिए प्रकट होकर विकट हो जाएगा। प्रकट होकर वो विकराल रूप धारण कर लेगा, अर्थात वो लश्कर मुहैया करा रहा है जो यहाँ इस सभा में से निकलकर गहरे जंगलों में जो खो गया था, यानी उसके माध्यम से कवि यहाँ पर एक आशा की किरण दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति यहीं पर समाप्त होती है और ये कविता भी समाप्त हो गई है। यानी कि अब हम लास्ट में इस पूरी कविता को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि जो कवि है वो तत्कालीन सत्ता की जो बुराइयां हैं और जो कमियां हैं उसके बारे में इस पूरी कविता में कह रहे हैं। यानी भूल गलती का जो हमने कोई गलती करके, यानी गलती से जिसको
सिंहासन पर विराजमान बना दिया है, यानी विराजमान कर दिया है, उससे हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। ठीक है, इसलिए कवि यहाँ पर आम जनता को जागृत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें उनको इस सत्ता से हटा देना है और ऐसे लोगों को शासन का भार देना है जो हमारे जीवन में उजाला और प्रकाश स्थापित कर सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली कविता के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और इस कविता के सभी जो मुख्य तथ्य मैंने आपको बताए हैं, रचनाएं, जीवन काल, विषय वस्तु, पृष्ठभूमि, उसको अच्छे से सुने और अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।